क्या पैसा हमें नियंत्रित करता है या हम पैसे को? कल्पना कीजिए, एक प्राचीन शहर जहां हर कोई सोने से खेलता है, लेकिन कुछ लोग ही असली राजा बन पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो रहस्य क्या है जो आज भी करोड़पतियों को अमीर बनाता है? अगर हां, तो इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, जहां हम बेबीलोन की गलियों में घूमेंगे और धन के रहस्यों को उजागर करेंगे। जॉर्जेस क्लासन एक अमेरिकी लेखक और व्यवसायी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में बैंक और बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय सलाह की एक श्रृंखला लिखी। ये सलाहें इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने इन्हें 1926 में एक किताब का रूप दिया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। क्लासन का जन्म 1874 में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता सिखाने में बिताया। वे कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि एक प्रकाशक थे जो सरल कहानियों के माध्यम से जटिल वित्तीय सिद्धांतों को समझाते थे। ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये 4000 साल पुराने बेबीलोन शहर की कहानियों के जरिए आज के आधुनिक जीवन की वित्तीय समस्याओं का समाधान देती है। बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था, जहां लोग मिट्टी की ईंटों से महल बनाते थे और नदियों से पानी निकालकर खेती करते थे। लेकिन उनकी असली संपत्ति थी धन प्रबंधन की समझ। आज जब महंगाई आसमान छू रही है, स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव कर रहा है और लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, ये किताब एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती है। इसमें कोई जटिल फॉर्मूला नहीं, बस सरल कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? अब हम किताब की कहानियों में गोता लगाते हैं। हर अध्याय एक अलग कहानी है, लेकिन सभी का केंद्र बिंदु है धन कैसे कमाएं, बचाएं और बढ़ाएं। मैं इसे कहानी की तरह सुनाऊंगा, जिसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण मिलाएंगे, जैसे वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति या भारत के धीरूभाई अंबानी की संघर्ष भरी सफलता। बीच बीच में सवाल पूछूंगा ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। फॉरवर्ड, बेबीलोन की धन संपदा का रहस्य। किताब की शुरुआत बेबीलोन शहर की महिमा से होती है। कल्पना कीजिए, 2300 ईसा पूर्व का एक शहर, जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, न पत्थर न जंगल। फिर भी यह दुनिया का सबसे अमीर शहर कैसे बना? क्योंकि उसके निवासियों ने धन की कीमत समझी। वे जानते थे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे इसे और अधिक कमाने के लिए लगाया जाता है। उन्होंने भविष्य के लिए आय की व्यवस्था की, जो हम सभी की इच्छा है। कहानी की तरह सोचिए, बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि दुश्मन हमला नहीं कर पाते, लेकिन असली ताकत थी लोगों की वित्तीय समझ। उदाहरण के लिए, आज वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, कहते हैं कि वे हमेशा 10% बचाते हैं, ठीक बेबीलोन की तरह। भारत में टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने भी इसी सिद्धांत पर साम्राज्य बनाया। बेबीलोन की सफलता का राज, धन की सराहना और सही वित्तीय सिद्धांत। आज की प्रासंगिकता, बिना संसाधनों के भी सफलता संभव है, अगर समझ हो। सबक, पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे बढ़ाना भी सीखें। क्या अगर आपके पास आज कोई संसाधन न हो, तो आप अमीर कैसे बनेंगे? सोचिए, बेबीलोन की सड़कों पर दो दोस्त अबनसीर, एक रथ बनाने वाला, और कोब्बी, एक संगीतकार। दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जेब हमेशा खाली। वे सोचते हैं, हमारे बचपन के दोस्त अरकाद क्यों इतना अमीर है? बंसीर का रथ बनाना रुक जाता है क्योंकि उसका मन उदास है। वे फैसला करते हैं कि अरकाद से सीखेंगे। ये कहानी एक थ्रिलर की तरह है, गरीबी का बोझ, अमीरी का रहस्य। वास्तविक जीवन में स्टीव जॉब्स ने भी गैरेज से शुरुआत की, लेकिन मेहनत से एप्पल बनाया। भारत में धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे।
लेकिन सपने देखकर रिलायंस खड़ा किया। क्या आप भी अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं? वे समझते हैं कि मेहनत अकेली काफी नहीं, सही तरीका चाहिए। मेहनत वर्सेस समझ। कड़ी मेहनत से पैसा नहीं आता अगर तरीका गलत हो। अमीरों से सीखें, अपनी स्थिति पर सवाल उठाएं। इससे सीखें कि गरीबी का कारण बाहर नहीं, अंदर की सोच है। बचत शुरू करें, जैसे बंसीर ने। अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? वो खर्च या बचत? अरकाद की कहानी शुरू होती है। वो गरीब लेखक था, लेकिन एक अमीर व्यापारी अल्गामिश से सीखा, मैंने फैसला किया कि मैं जो कमाता हूं उसका एक हिस्सा अपने पास रखूंगा। अरकाद 10% बचाता है और धीरे धीरे अमीर बनता है। वो दोस्तों को बताता है कि धन एक पेड़ की तरह है, जो बीज से उगता है। पहली बचत वह बीज है। कल्पना कीजिए, अरकाद की तरह बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया, लेकिन हमेशा निवेश किया। भारत में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस बनाई, लेकिन शुरुआत में बचत पर जोर दिया। क्या अरकाद का रहस्य आपके जीवन बदल सकता है? बचत का नियम, कम से कम 10% बचाएं। धन की वृद्धि, बचत को निवेश करें। पैसा आपके लिए काम करे। अरकाद की तरह अपनी कमाई का हिस्सा खुद को दें। यह बड़ा सेक्शन है, तो याद रखें, बचत से अमीरी की शुरुआत। क्या आप अपनी सैलरी का 10% बचाते हैं या खर्च में उड़ जाता है? कल्पना कीजिए, एक विशाल शहर जहां राजा का महल सोने से चमकता है, नदियां पानी से भरी हैं और बाजारों में व्यापार की धूम है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग गरीबी के बोझ तले दबे हुए हैं। क्या ऐसा शहर वाकई अमीर कहलाने लायक है? राजा सारगोन इसी सवाल से परेशान है। वे सोचते हैं, बेबीलोन दुनिया का सबसे समृद्ध शहर है, फिर क्यों मेरे प्रजा के लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं? क्यों उनकी जेबें हमेशा खाली रहती हैं? इस चिंता में राजा एक फैसला लेते हैं। वे शहर के सबसे अमीर आदमी अरकाद को बुलाते हैं। अरकाद, जो कभी एक गरीब लेखक था, लेकिन अब बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति है, राजा के आदेश पर 100 चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करता है। ये लोग साधारण कारीगर, व्यापारी और मजदूर हैं, जो अमीरी के रहस्य जानने को उत्सुक है। अरकाद उन्हें 7 दिनों तक सिखाता है 7 इलाज, जो खाली जेब को भर सकते हैं। क्या ये इलाज आज भी काम करते हैं? आइए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं, जहां हर इलाज एक अलग ट्विस्ट लेकर आता है और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से हम इसे और जीवंत बनाएंगे। यह अध्याय किताब का दिल है, क्योंकि यहां से असली वित्तीय क्रांति शुरू होती है। अरकाद की शिक्षाएं सरल है, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि वे सदियों से लोगों के जीवन बदल रही हैं। जैसे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशक, इन सिद्धांतों पर चलकर अरबपति बने, या भारत के मुकेश अंबानी, जिन्होंने रिलायंस को निवेश और बचत के दम पर एक साम्राज्य बना दिया। लेकिन सावधान, कहानी में ऐसे मोड़ भी हैं जहां लोग गलत फैसलों से सब कुछ गवा बैठते हैं। क्या आप भी वैसी गलती करने वाले हैं? चलिए एक एक इलाज को विस्तार से समझते हैं, कहानियों, उदाहरणों और सबकों के साथ। इलाज 1, जेब भरना शुरू करें। स्टार्ट डाइपर्स टू फैटनिंग। अरकाद की सभा में पहला दिन। वो कहता है, तुम्हारी जेबें क्यों खाली हैं? क्योंकि तुम जो कमाते हो सब खर्च कर देते हो। पहला इलाज है, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ। हर 10 सिक्कों में से 9 ही खर्च करो, एक अपने पास रखो। धीरे धीरे तुम्हारी जेब भारी होने लगेगी और ये भारीपन तुम्हें संतुष्टि देगा। अरकाद अपनी खुद की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसने अल्गामिश नाम के एक अमीर व्यापारी से ये सीखा। अल्गामिश ने कहा था, बचत वह बीज है जो अमीरी का पेड़ उगाता है।
कल्पना कीजिए, एक गरीब लेखक जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखता था, लेकिन 10% बचाकर धीरे धीरे अमीर बना। लेकिन अगर आप 10% नहीं बचाते तो क्या होगा? आपका पैसा कहां जाएगा? बेकार खर्चों में। उदाहरण, वॉरेन बफेट हमेशा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वे कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो। भारत में धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए छोटी छोटी बचत से रिलायंस की नींव रखी। आज मुकेश अंबानी उसी सिद्धांत पर चलकर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल की शुरुआत में बचत पर जोर दिया, जिससे कंपनी बड़ा साम्राज्य बनी। बचत की शुरुआत 10% नियम से शुरू करें, चाहे कमाई कितनी भी हो। बीज का सिद्धांत, बचत अमीरी की जड़ है। पैसा खुद को दे, दूसरों को नहीं। क्या अगर आप आज से 10% बचाना शुरू करें तो एक साल में कितना इकट्ठा होगा? सोचिए। इलाज 2, खर्च नियंत्रित करें। कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। दूसरा दिन, अरकाद कहता है, बचत तो की, लेकिन अगर खर्च अनियंत्रित रहे तो सब व्यर्थ। हमारी जरूरी खर्च हमेशा हमारी कमाई के बराबर हो जाती है अगर हम विरोध न करें। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। बजट बनाओ और अनावश्यक खर्च काटो। कहानी, अरकाद एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जो अमीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन लग्जरी सामान जैसे महंगे कपड़े और दावतें पर सब उड़ा देता है। आखिरकार वो कर्ज में डूब जाता है। क्या वो व्यापारी आप जैसा तो नहीं? क्या आपके खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो जाते हैं? उदाहरण, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, हमेशा सादगी से जीते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर हूं लेकिन खर्च में कंजूस। भारत में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बढ़ाया, लेकिन व्यक्तिगत खर्च हमेशा नियंत्रित रखा। वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, महंगी कारें नहीं खरीदते। अगर स्टीव जॉब्स ने अनियंत्रित खर्च किया होता तो एप्पल इतना बड़ा ना होता। जरूरत वर्सेस इच्छा हर खर्च पर सवाल उठाए। बजट का जादू, खर्च ट्रैक करें। खर्च नियंत्रण से बचत बढ़ती है। यह इलाज बताता है कि अमीरी का रास्ता खर्चों पर काबू से गुजरता है। अपनाएं और देखें जादू। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो भी क्या आप खर्च नियंत्रित रखेंगे? क्यों? इलाज 3, सोने को बढ़ाए। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। तीसरा दिन, अरकाद बताता है, बचत की, खर्च रोका, अब बचत को काम पर लगाओ। निवेश करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यह तुम्हारा गुलाम बने और उसके बच्चे भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझो। एक किसान की कहानी जो बीज बोता है और फसल काटता है, लेकिन अगर बीज न बोए तो कुछ नहीं मिलेगा। अरकाद कहता है, पैसा भी वैसा ही है। एक आदमी जल्दबाजी में गलत निवेश करता है और सब गवा देता है। क्या आप भी जल्दी अमीर बनने की लालच में फंसेंगे? उदाहरण, वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग के मास्टर हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और आज उनकी संपत्ति अरबों में है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस में निवेश कर इसे टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक फैलाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शेयरों को बढ़ाया निवेश से। भारत में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस में छोटे निवेश से बड़ा रिटर्न कमाया। इन्वेस्टमेंट का राज, पैसा पैसा कमाए। कंपाउंडिंग, समय का फायदा, धैर्य से बढ़ाए। क्या अगर आपका पैसा दोगुना हो जाए तो आप क्या करेंगे फिर, निवेश या खर्च? इलाज 4, नुकसान से बचाएं। गार्ड दाई ट्रेजेस फ्रॉम लॉस। चौथा दिन, निवेश करो लेकिन सावधानी से, जोखिम से बचो। सलाह लो विशेषज्ञों से। बड़ा रिटर्न का लालच मत करो वरना सब खो दोगे।
एक युवा व्यापारी की, जो दोस्त की सलाह पर ईंट बनाने वाले को पैसा देता है, लेकिन वह भाग जाता है। सबक: जांच पड़ताल बिना निवेश न करें। क्या आपका अगला निवेश सुरक्षित है? उदाहरण: बफेट कहते हैं, नियम नंबर 1, पैसा मत गंवाओ। मुकेश अंबानी जियो में निवेश से पहले रिसर्च किए। गेट्स फाउंडेशन स्मार्ट निवेश करता है। सलाह ले, अकेले मत, जोखिम कम, सुरक्षित विकल्प। सबक: सुरक्षा पहले, नुकसान से बचाव अमीरी की कुंजी। क्या आपने कभी गलत निवेश से पैसा खोया? इलाज 5, घर को लाभदायक बनाएं। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। 5वां दिन, किराए पर मत रहो, खुद का घर बनाओ। ये तुम्हारी संपत्ति बनेगी, एक किराएदार की, जो हमेशा मकान मालिक को पैसे देता है लेकिन अपना कुछ नहीं बनाता। घर खरीद कर वो अमीर बनता है। उदाहरण: अंबानी का एंटीलिया घर निवेश है। बफेट पुराने घर में, लेकिन मूल्य बढ़ा, घर मालिक बने, किराया बचाएं। लाभ: संपत्ति वृद्धि। सबक: घर सुरक्षा देता है, अगर घर न हो तो भविष्य कैसा? इलाज 6, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। 6ठा दिन, रिटायरमेंट के लिए योजना बनाओ। परिवार की सुरक्षा करो, एक बूढ़े आदमी की, जो युवावस्था में योजना न करने से गरीब मरता है। उदाहरण: गेट्स का फाउंडेशन। भारत में बीमा पॉलिसी। बीमा सुरक्षा जाल, योजना लंबी अवधि। सबक: कल की चिंता आज, भविष्य सुरक्षित करें। क्या आपका रिटायरमेंट प्लान तैयार है? इलाज 7, कमाने की क्षमता बढ़ाए। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। 7वां दिन, कौशल सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, ज्यादा कमाओ। एक कारीगर की, जो नई स्किल सीख कर अमीर बनता है। उदाहरण: जॉब्स ने टेक्नोलॉजी सीखी, अंबानी ने बिजनेस स्किल। सीखना निरंतर, वृद्धि आय बढ़े। सबक: ज्ञान अमीरी है, ये 7 इलाज जीवन बदल दे, अपनाएं। अगर आपका पर्स खाली है तो पहला इलाज क्या होगा? कमेंट्स में बताएं। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में बेबीलोन का एक जुआघर, जहां मोमबत्तियों की रोशनी में लोग बैठे हैं, अपने भाग्य की शिकायत कर रहे हैं। एक आदमी कहता है, मैंने जुआ खेला लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। दूसरा बोला, मैंने व्यापार किया लेकिन किस्मत खराब थी। लेकिन तभी एक बुद्धिमान आवाज गूंजती है, भाग्य क्या है? क्या ये कोई देवी है जो आकाश से उतरकर चुनिंदा लोगों को अमीर बनाती है? नहीं, भाग्य वो अवसर है जो हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन केवल वही उसे पकड़ पाते हैं जो तैयार होते हैं और कार्रवाई करते हैं। क्या आप भी भाग्य की प्रतीक्षा में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? अगर हां, तो इस अध्याय की रोमांचक कहानी आपको जगा देगी, जहां अर्काद और उसके साथी भाग्य की देवी के रहस्य को उजागर करते हैं। यह अध्याय किताब का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहां से आप समझेंगे कि अमीरी भाग्य से नहीं, बल्कि आपके फैसलों से आती है। आइए इस थ्रिलर जैसी यात्रा में शामिल हो, जहां वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे स्टीव जॉब्स की एप्पल की शुरुआत या भारत की किरण मजूमदार शॉ की बायोकॉन की सफलता हमें प्रेरित करेंगे। लेकिन सावधान, कहानी में ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप भाग्य का इंतजार कर रहे हैं या इसे खुद बना रहे हैं? यह अध्याय अर्काद की शिक्षाओं की निरंतरता है, जहां वो अपने दोस्तों और शहरवासियों को बताता है कि भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। किताब में अर्काद पहले ही 7 इलाज बता चुका है, लेकिन अब वो भाग्य की देवी पर फोकस करता है, एक ऐसी देवी जो बेबीलोन की लोक कथाओं में प्रसिद्ध थी।
लेकिन अरकाद उसे व्यावहारिक रूप देता है। वह कहता है, भाग्य की देवी उन लोगों पर मेहरबान होती है जो अवसरों को पहचानते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। आलसी और प्रोक्रेस्टिनेटर, टाल मटोल करने वाले कभी भाग्य नहीं पाते, क्योंकि वे अवसर को गुजरते देखते रह जाते हैं। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 4000 साल पहले था। उदाहरण के लिए, आज के युग में जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है या नई टेक्नोलॉजी उभरती है, तो भाग्यशाली वे होते हैं जो सही समय पर कदम उठाते हैं। लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे तो क्या होगा? अवसर हाथ से निकल जाएगा और आप पछतावा करेंगे। चलिए अब अध्याय की मुख्य कहानी और उसके सबकों को विस्तार से समझते हैं, कहानियों, उदाहरणों और सस्पेंस के साथ। अध्याय एक जुआघर से शुरू होता है, बेबीलोन का एक ऐसा स्थान जहां लोग रात भर जुआ खेलते हैं, जीतने की उम्मीद में, लेकिन अधिकांश हार जाते हैं और भाग्य को कोसते हैं। यहां अरकाद के पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं, बंसीर, कोब्बी और अन्य। वे चर्चा करते हैं, भाग्य की देवी कहां है? क्यों वो कुछ लोगों को अमीर बनाती है और हमें गरीब रखती है? एक आदमी अपनी कहानी सुनाता है कैसे उसने एक बड़ा व्यापारिक अवसर देखा, लेकिन सोचा कि कल करूंगा, और अवसर चला गया। दूसरा बताता है कि उसने जुआ में सब दांव पर लगा दिया, लेकिन हार गया क्योंकि उसने सोच समझकर नहीं खेला। अरकाद, जो अब शिक्षक बन चुका है, बीच में बोलता है, भाग्य कोई देवी नहीं जो तुम्हें चुनती है, भाग्य वो है जो तुम खुद बनाते हो। अवसर हर किसी के पास आते हैं, जैसे नदी का पानी जो बहता है, लेकिन केवल वही पीते हैं जो झुककर हाथ बढ़ाते हैं। आलसी लोग किनारे पर बैठे रहते हैं और प्यासे मर जाते हैं। वो उदाहरण देता है, एक व्यापारी जो जहाजों का कारोबार करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर के देश से माल आ रहा है जो सस्ता है, लेकिन वह आलस में टालता रहा और कोई और उसे खरीद ले गया। परिणाम, वो अमीर बनने से चूक गया। क्या वो व्यापारी अब भी भाग्य को दोष दे रहा है या अपनी गलती मान रहा है? कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कार्रवाई की मांग करता है, विचार से नहीं, बल्कि कदम उठाने से। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए। 1970 के दशक में जब पर्सनल कंप्यूटर का अवसर आया, जॉब्स ने गैरेज में एप्पल शुरू किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, बल्कि कार्रवाई की, और आज एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। भारत में किरण मजूमदार शॉ ने 1978 में बायोकॉन शुरू किया, जब बायोटेक्नोलॉजी नया क्षेत्र था। उन्होंने अवसर देखा, भारत में दवाओं की जरूरत, और कार्रवाई की बिना संसाधनों के। आज बायोकॉन $1 अरब की कंपनी है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अवसर आते हैं, लेकिन वे इंतजार नहीं करते। अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने में देरी की होती, तो शायद IBM का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाता। क्या आपका जीवन में ऐसा कोई अवसर आया है जो आपने छोड़ दिया और अब पछता रहे हैं? भाग्य का असली राज ये अवसरों की पहचान और तत्काल कार्रवाई है, न कि कोई जादुई शक्ति। आलसी लोगों का नुकसान, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल अवसरों को मार देता है और वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। भाग्य को इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ, जैसे एक शिकारी जो जंगल में शिकार का पीछा करता है। क्या अगर भाग्य की देवी आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो आप तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए? सोचिए। अरकाद आगे कहानी सुनाता है। जुआघर में लोग विभिन्न अनुभव साझा करते हैं। एक किसान बताता है कि कैसे उसने सूखे के समय में नई सिंचाई प्रणाली अपनाई और फसल दोगुनी हो गई। ये भाग्य नहीं, कार्रवाई थी। दूसरा व्यापारी कहता है कि उसने जोखिम लिया और नए बाजार में माल भेजा और मुनाफा हुआ। लेकिन एक आलसी व्यक्ति की कहानी ट्विस्ट लाती है। वो एक बड़ा सौदा देखता है, लेकिन सोचता है कल करूंगा,
और सौदा हाथ से निकल जाता है। अरकाद निष्कर्ष निकालता है, भाग्य की देवी उन पर मुस्कुराती है जो तैयार रहते हैं। जुआ घर में जीतने वाले वे नहीं जो भाग्य पर निर्भर करते हैं, बल्कि वे जो रणनीति बनाते हैं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि भाग्य रैंडम नहीं है। वास्तविक उदाहरण, भारत के धीरूभाई अंबानी ने 1960 के दशक में टेक्सटाइल बाजार का अवसर देखा और रिलायंस शुरू किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया, बल्कि कार्रवाई की और आज उनका साम्राज्य करोड़ों का है। स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया देखा और तुरंत टीम बनाई। अगर वे प्रोक्रेस्टिनेट करते तो स्मार्टफोन का बाजार किसी और के हाथ में होता। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर का अवसर पकड़ा जब पीसी नया था। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं तैयार रहता हूं। कल्पना कीजिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई अच्छा शेयर देखा और खरीदा नहीं, तो आज कितना मुनाफा चूक गए। कार्रवाई का महत्व, अवसर आते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं, पकड़ो या खो दो। जोखिम और तैयारी, भाग्यशाली वे होते हैं जो जोखिम लेते हैं, लेकिन सोच समझकर। सबक, जीवन एक जुआघर है, लेकिन जीत रणनीति से होती है, न कि भाग्य से। इस अध्याय से सबसे बड़ा सबक है अवसरों को पकड़े जैसे भाग्य की देवी का हाथ थामना। इंतजार मत करो, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं लौटते। अपनाएं ये सिद्धांत और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। ये किताब का एक बड़ा सेक्शन है जो बताता है कि अमीरी भाग्य से नहीं, बल्कि आपके हाथों में है। क्या आपने कभी कोई अवसर छोड़ा जो जीवन बदल सकता था? कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करें। कल्पना कीजिए, एक रेगिस्तानी रास्ते पर ऊंटों का काफिला चल रहा है। गर्म हवाएं चेहरों को झुलसा रही हैं और काफिले का नेतृत्व कर रहा है कलाबाब, एक ऊंट व्यापारी, जिसके पास न केवल व्यापार की समझ है, बल्कि धन के गहरे रहस्य भी हैं। बेबीलोन की सैर करने वाले इस व्यापारी ने जीवन में धन को समझा और उसे बढ़ाने के 5 सुनहरे नियम बनाए। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ बेबीलोन के लिए थे, या आज भी आपके जीवन को बदल सकते हैं? क्या होगा अगर आपके पास ढेर सारा सोना हो, लेकिन उसे संभालने की समझ ना हो? यह अध्याय एक थ्रिलर की तरह है, जहां धन की चमक आपको लुभाती है, लेकिन असली रहस्य उसकी समझ में छिपा है। ये कहानी अरकाद के बेटे नोमासिर की है, जो सोने की चमक में खो जाता है, लेकिन गलतियों से सीख कर वापस लौटता है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों जैसे वॉरेन बफेट की कंपाउंडिंग रणनीति या भारत के रतन टाटा की सलाह आधारित सफलता के साथ हम इस अध्याय को जीवंत बनाएंगे। तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हर नियम एक नया ट्विस्ट लाता है। सवाल यह है, सोना चुनेंगे या समझ? ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये धन प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों को और गहराई से समझाता है। पिछले अध्यायों में अरकाद ने 7 इलाज सिखाए, और अब कलाबाब के माध्यम से 5 नियम सामने आते हैं, जो धन को न केवल कमाने बल्कि बनाए रखने और बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। ये नियम इतने कालातीत हैं कि आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स या भारत के रतन टाटा इनका पालन करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं, तो सोना भी रेत की तरह हाथ से फिसल सकता है। आइए इन नियमों को एक एक करके विस्तार से समझें, कहानियों, उदाहरणों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत अरकाद के बेटे नोमासिर से होती है। अरकाद, जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, अपने बेटे को धन प्रबंधन की परीक्षा देना चाहता है। वो नोमासिर को सोने की एक थैली और 5 नियमों की मिट्टी की पट्टी सौंपता है और कहता है, जाओ, निनवे शहर में जाकर दिखाओ कि तुम मेरे योग्य हो। नोमासिर उत्साह में है, सोने की चमक उसे लुभाती है। वह सोचता है, पैसा मेरे पास है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट आता है।
नोमासिर जल्दबाजी में गलत निवेश करता है। वह एक घोड़ा व्यापारी की बातों में आकर सारा सोना एक जोखिम भरे सौदे में लगा देता है और सब खो देता है। गरीबी और निराशा में डूबा वो मिट्टी की पट्टी को पढ़ता है जहां कलाबाब के 5 नियम लिखे हैं। ये नियम उसे गलतियों से सीखने और फिर से शुरुआत करने की शक्ति देते हैं। वो धीरे धीरे इन नियमों को अपनाता है और अंत में निन्वे का एक सफल व्यापारी बनकर लौटता है। अगर आपके पास सोना हो लेकिन समझ न हो तो क्या होगा? नोमासिर की तरह आप भी सब गवा देंगे या सीखकर वापस आएंगे? नियम 1, 10% बचाए। Gold comes gladly to him who saves at least 1/10 of his earnings। कलाबाब का पहला नियम है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाता है और उसे अपने भविष्य के लिए रखता है। सोना उससे प्रसन्न होकर उसके पास आता है। ये नियम सरल है लेकिन शक्तिशाली। बचत वह नींव है जिस पर अमीरी का महल बनता है। नोमासिर शुरू में इस नियम को नजरअंदाज करता है। वह सोने की थैली को खर्च करने में व्यस्त हो जाता है, महंगे कपड़े, दावतें और दोस्तों पर। लेकिन जब वह सब गवा देता है तो उसे समझ आता है कि अगर उसने 10% बचाया होता तो उसके पास कुछ तो होता। वह फिर से शुरुआत करता है और हर बार अपनी कमाई का 10% अलग रखता है। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ती है और वह मजबूत होता है। उदाहरण, वॉरेन बफेट इस नियम के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वे कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो। उनकी रणनीति हमेशा कमाई का एक हिस्सा बचाने की रही है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। भारत में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बढ़ाने के लिए शुरुआती बचत पर जोर दिया। धीरूभाई अंबानी ने भी अपनी पहली कमाई से बचत शुरू की थी, जो बाद में रिलायंस की नींव बनी। अगर आप आज से 10% बचाना शुरू करें तो 10 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप नोमासिर की तरह गलती करेंगे या सीधे नियम अपनाएंगे? बचत की शुरुआत, हर कमाई का 10% अपने लिए रखें। नींव का नियम, बचत बिना अमीरी असंभव। सबक, पैसा खुद को दे, दुनिया को नहीं। दूसरा नियम, सोने को काम पर लगाओ ताकि वह और सोना पैदा करे। उसका बच्चा भी तुम्हारे लिए काम करेगा। ये नियम कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू सिखाता है। निवेश वह बीज है जो पेड़ बनता है। नोमासिर ने पहले गलत निवेश किया। वो घोड़ा व्यापारी की बातों में आ गया, जिसने वादा किया था कि सोना दोगुना हो जाएगा। लेकिन व्यापारी भाग गया और नोमासिर खाली हाथ रह गया। बाद में वह एक बुद्धिमान व्यापारी से सलाह लेता है और अपने सोने को एक सुरक्षित व्यापार में लगाता है, जैसे अनाज का व्यापार। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता है क्योंकि वह कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। उदाहरण, वॉरेन बफेट कंपाउंड इंटरेस्ट के बादशाह हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा और आज उनकी संपत्ति अरबों में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने निवेश को समय दिया। भारत में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में निवेश किया, जिससे स्टील से लेकर ऑटोमोबाइल तक का साम्राज्य बना। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों को लंबे समय तक रखा, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ी। अगर नोमासिर ने दोबारा गलत निवेश किया होता तो क्या वह वापस लौट पाता? क्या आप अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं? कंपाउंडिंग का जादू, निवेश समय के साथ बढ़ता है। पैसा पैदा करे, सोना आपका गुलाम बने। सबक, निवेश धैर्य मांगता है। क्या अगर आपका पैसा दोगुना हो जाए तो आप उसे फिर निवेश करेंगे या खर्च करेंगे? तीसरा नियम, सोना उसका साथ देता है जो बुद्धिमान लोगों की सलाह लेता है। बिना सलाह के निवेश जोखिम भरा है। नोमासिर की पहली गलती थी कि उसने बिना सलाह के पैसा लगाया। जब वह सीखता है तो वह अनुभवी व्यापारियों से सलाह लेता है, जैसे एक अनाज व्यापारी जो बाजार को समझता है। इस बार उसका निवेश सफल होता है। अगर उसने फिर से अकेले फैसला किया होता तो क्या होता? उदाहरण,
वॉरेन बफेट हमेशा अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम की सलाह मानते थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली। भारत में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करने से पहले टेलीकॉम विशेषज्ञों से राय ली। क्या आप अपने निवेश के लिए सलाह लेते हैं या अंधेरे में तीर चलाते हैं? सलाह की ताकत, विशेषज्ञों से सीखें। जोखिम कम, सलाह नुकसान बचाती है। अकेले मत चले। चौथा नियम, सोना उससे दूर भागता है जो उसे बिना ज्ञान के जोखिम में डालता है। जल्दबाजी और लालच धन का नाश करते हैं। नोमासिर ने पहले लालच में आकर घोड़ा व्यापारी पर भरोसा किया और सब खो दिया। बाद में वह सावधानी से निवेश करता है, केवल उन क्षेत्रों में जहां वह समझता है। उदाहरण के लिए वो अनाज व्यापार में पैसा लगाता है क्योंकि वो उसका जोखिम समझता है। उदाहरण, बफेट कहते हैं, केवल वही निवेश करें जो आप समझते हैं। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स में निवेश किया क्योंकि वे ऑटोमोबाइल समझते थे। बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी में निवेश किया क्योंकि वो उनका क्षेत्र था। क्या आपका अगला निवेश सुरक्षित है या आप लालच में फंस रहे हैं? जोखिम से बचाव, ज्ञान के बिना निवेश न करें। लालच का खतरा, जल्दबाजी हानि लाती है। समझ के साथ निवेश करें। पांचवा नियम, सोना उसका साथ देता है जो अपने परिवार के लिए घर बनाता है। घर स्थिरता देता है और संपत्ति बढ़ाता है। कहानी, नोमासिर अंत में एक घर खरीदता है जो उसकी संपत्ति बनता है। इससे वह किराए से बचता है और भविष्य सुरक्षित करता है। ट्विस्ट, अगर उसने किराए पर रहना जारी रखा होता तो क्या वो अमीर बन पाता? उदाहरण, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की संपत्ति बढ़ाई लेकिन व्यक्तिगत स्थिरता पर भी ध्यान दिया। मुकेश अंबानी का एंटिलिया घर एक निवेश है। क्या आप किराए की जिंदगी जी रहे हैं या अपनी संपत्ति बना रहे हैं? घर की ताकत, स्थिरता और संपत्ति। किराया बचाएं, अपने लिए बनाएं। घर अमीरी की नींव। ये 5 नियम नोमासिर को गलतियों से उबारते हैं और उसे अमीर बनाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सोना बेकार है अगर समझ ना हो। नियम अपनाएं और गलतियों से सीखें। वॉरेन बफेट, रतन टाटा और बिल गेट्स इन नियमों पर चलते हैं। आप क्यों नहीं? ये एक बड़ा सेक्शन है जो आपको धन की समझ देता है। अगर समझ के बिना आपके पास करोड़ों आ जाएं, तो क्या होगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। कल्पना कीजिए, बेबीलोन की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा दफ्तर, जहां मैथॉन शहर का सबसे समझदार सोना उधार देने वाला बैठा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई झलकती है। लोग उसके पास आते हैं, कुछ कर्ज मांगने, कुछ सलाह लेने, लेकिन मैथॉन हर किसी को कर्ज नहीं देता। वो जानता है कि सोना देना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना एक जंग है। एक दिन रोडन नाम का एक युवा हथियार निर्माता उसके पास आता है। रोडन का दिल उदार है, लेकिन जेब खाली। वो अपने दोस्त को कर्ज देना चाहता है, लेकिन डर है कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। मैथॉन उसे एक कहानी सुनाता है, एक बैल और गधे की कहानी, जो सिखाती है कि मदद करना अच्छा है, लेकिन बिना सोचे समझे मदद हानि पहुंचा सकती है। क्या आप भी कभी ऐसे दोस्त को पैसा दे चुके हैं जो उसे लौटाना भूल गया? ये अध्याय एक थ्रिलर की तरह है, जहां हर फैसला आपके धन को बचा या बर्बाद कर सकता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे बिल गेट्स की स्मार्ट दान नीति या भारत के अजीम प्रेमजी की फिलैंथ्रोपी इस कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। सवाल ये है, उधार दे या न दे? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं, कहानियों, ट्विस्ट और सबकों के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये धन प्रबंधन के एक अनछुए पहलू को छूता है, उधार देने की कला। पिछले अध्यायों में हमने बचत,
निवेश और जोखिम से बचने के नियम सीखे। अब मैथॉन हमें सिखाता है कि धन को उधार देना भी एक कला है, जिसमें बुद्धिमानी और सावधानी जरूरी है। ये नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे आप दोस्त को पैसे उधार दे या कोई बिजनेस लोन ले। गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि कई लोग अनुभव करते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और भारत के अजीम प्रेमजी जैसे लोग इस सिद्धांत को समझते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप गलत व्यक्ति को उधार दे देते हैं तो क्या होगा? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, कहानियों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत रोडन से होती है, जो एक हथियार निर्माता है। वो मेहनती है, लेकिन उसका दिल इतना उदार है कि वह अपने दोस्तों को आसानी से पैसा दे देता है। एक दिन वो अपने दोस्त को कर्ज देने के लिए सोना उधार मांगने मैथॉन के पास पहुंचता है। रोडन कहता है, मेरा दोस्त एक अच्छा व्यापारी है, लेकिन उसे अभी पैसे की जरूरत है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। मैथॉन मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा पैसा लौटाएगा? क्या तुमने उसकी योजना जांच की? रोडन हिचकिचाता है, क्योंकि उसने दोस्त की बातों पर भरोसा कर लिया बिना कुछ जांचे। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। मैथॉन उसे एक कहानी सुनाता है जो उधार देने की कला सिखाती है। मैथॉन रोडन को एक छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनाता है। एक किसान के पास एक बैल और एक गधा था। बैल मेहनती था, खेत जोतता था और फसल उगाने में मदद करता था, लेकिन गधा आलसी था, केवल सामान ढोता था और अक्सर बीमार पड़ता था। एक दिन पड़ोसी ने किसान से गधा उधार मांगा। किसान ने सोचा, ये मेरा दोस्त है, मैं मदद कर दूं। उसने गधा दे दिया, लेकिन गधा रास्ते में गिर गया और मर गया। पड़ोसी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया और किसान को नुकसान हुआ। फिर उसने बैल उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी आजीविका का आधार था। कहानी का सबक, मदद करो, लेकिन सावधानी से। अगर तुम गधे को उधार दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, लेकिन अगर बैल जैसी मूल्यवान चीज को समझदारी से संभालो तो तुम सुरक्षित रहोगे। रोडन को मैथॉन की सलाह मिलती है, उधार देने से पहले 4 सवाल पूछो। 1, क्या वह व्यक्ति भरोसेमंद है? 2, क्या उसकी योजना ठोस है? 3, क्या वह पैसा लौटा सकता है? 4, क्या तुम नुकसान सह सकते हो अगर पैसा वापस ना आए? रोडन सोच में पड़ जाता है। वो अपने दोस्त की योजना की जांच करता है और पाता है कि उसका व्यापार जोखिम भरा है। आखिरकार वो उधार देने से मना कर देता है और बाद में पता चलता है कि दोस्त का व्यापार डूब गया। अगर रोडन ने पैसा दे दिया होता तो वो खुद कर्ज में डूब जाता। क्या आप भी बिना सोचे दोस्तों को पैसा दे देते हैं? ये सिद्धांत आज भी लागू होता है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दान देता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। वे हर प्रोजेक्ट की गहन जांच करते हैं। क्या ये पैसा सही जगह जाएगा? क्या इसका प्रभाव होगा? उदाहरण के लिए, वे शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में निवेश करते हैं, लेकिन केवल तभी जब योजना ठोस हो। भारत में अजीम प्रेमजी की विप्रो फाउंडेशन भी यही करती है। प्रेमजी ने अरबों रुपए दान किए, लेकिन हर दान की योजना को सावधानी से जांचा जाता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, मैं उन कंपनियों में निवेश करता हूं जिन्हें मैं समझता हूं। अगर वो उधार देता है तो पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखता है। भारत में रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के जरिए दान दिया, लेकिन हमेशा सुनिश्चित किया कि पैसा सही जगह जाए। क्या आपका अगला उधार सुरक्षित है, या आप गधे को उधार देने की गलती कर रहे हैं? मैथॉन के नियम सरल हैं, लेकिन गहरे। एक, भरोसे की जांच। उधार देने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखें। क्या उसका इतिहास अच्छा है?
क्या वह पहले कर्ज चुका चुका है? 2. योजना की पड़ताल। पैसा किस लिए चाहिए? क्या उसकी योजना व्यावहारिक है? उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त बिजनेस के लिए पैसा मांगता है तो उसका बिजनेस प्लान देखें। 3. वापसी की गारंटी। क्या वह पैसा लौटा सकता है? अगर नहीं तो उधार न दे। 4. नुकसान की सहनशीलता। अगर पैसा वापस ना आए तो क्या आप उस नुकसान को सह सकते हैं? अगर नहीं तो जोखिम मत ले। कहानी में रोडन इन नियमों को अपनाता है और अपने धन को बचाता है। वह समझ जाता है कि उदारता अच्छी है, लेकिन बिना सोचे मदद करना मूर्खता है। वास्तविक जीवन में भारत में कई लोग दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसा उधार देते हैं और बाद में पछताते हैं जब पैसा वापस नहीं आता। क्या आपने कभी ऐसा किया? क्या आपका पैसा डूब गया? आज के समय में यह नियम और भी महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और डिजिटल भुगतान के युग में लोग आसानी से कर्ज दे या ले सकते हैं, लेकिन बिना सोचे उधार देना, जैसे दोस्त को पैसा देना या जोखिम भरे स्टार्टअप में निवेश करना, नुकसान का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में कई लोग अनजान स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, बिना उनके बिजनेस मॉडल को समझे, और बाद में नुकसान उठाते हैं। दूसरी ओर, अजीम प्रेमजी जैसे लोग अपने दान को सावधानी से चुनते हैं ताकि प्रभाव अधिकतम हो। बिल गेट्स का फाउंडेशन भी यही करता है। वे केवल उन परियोजनाओं में पैसा लगाते हैं जहां रिटर्न सामाजिक या आर्थिक सुनिश्चित हो। क्या आप अपने अगले उधार या निवेश से पहले मैथॉन के नियमों का पालन करेंगे? उधार का नियम: हमेशा सोच समझकर उधार दे और भरोसा, योजना और वापसी की जांच करें। मदद का खतरा: बिना सोचे मदद करना आपके धन को डुबो सकता है, जैसे गधा उधार देना। उदारता अच्छी है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। यह अध्याय सिखाता है कि धन की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितना उसे कमाना। मदद करें, लेकिन बुद्धिमानी से। मैथॉन की सलाह जैसे बैल और गधे की कहानी हमें बताती है कि गलत उधार आपके धन को नष्ट कर सकता है। बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी और रतन टाटा जैसे लोग इस सिद्धांत पर चलते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। ये एक बड़ा सेक्शन है जो आपको धन प्रबंधन की कला सिखाता है। क्या आपने कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा दिया जो लौटा नहीं? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। कल्पना कीजिए, बेबीलोन शहर पर रात का अंधेरा छाया है। आसमान में बादल गरज रहे हैं और दूर से दुश्मनों की सेना की आहट सुनाई देती है। शहर की विशाल दीवारें, जो मिट्टी और पत्थर से बनी हैं, चुपचाप खड़ी हैं, न केवल शहर की रक्षा करती है, बल्कि हर निवासी को सुरक्षा का भरोसा देती है। दुश्मन हमला करता है, तलवारें चमकती हैं, तीर हवा में उड़ते हैं, लेकिन दीवारें अडिग रहती हैं। हमला विफल हो जाता है और बेबीलोन बच जाता है। ये कहानी सिर्फ पत्थर की दीवारों की नहीं, बल्कि आपके धन की सुरक्षा की है। क्या आपकी वित्तीय दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आर्थिक संकटों का सामना कर सके? ये अध्याय एक थ्रिलर की तरह है, जहां हर मोड़ पर खतरा मंडराता है, लेकिन सही तैयारी आपको बचा सकती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे स्टीव जॉब्स की एप्पल की सिक्योरिटी रणनीति या भारत में बैंक की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) की स्थिरता इस कहानी को और जीवंत बनाते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अगर आर्थिक तूफान आए? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं, कहानियों, ट्विस्ट और सबकों के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है। ये धन प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा पर केंद्रित है। पिछले अध्यायों में हमने बचत, निवेश, सलाह लेना और उधार देने की कला सीखी। अब ये अध्याय हमें सिखाता है कि धन को कमाने और बढ़ाने के बाद उसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है।
बेबीलोन की दीवारें सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक हैं। वे हमें बताती हैं कि वित्तीय सुरक्षा की दीवारें बनाना जरूरी है। आज के समय में जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, नौकरी की अनिश्चितता या अप्रत्याशित खर्चे आम हैं, यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक है। वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स और भारत में बैंक एफडी जैसे सुरक्षित निवेश इस सिद्धांत को जीते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आपकी दीवारें कमजोर हों तो क्या होगा? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, कहानियों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत बेबीलोन शहर के एक तनावपूर्ण दृश्य से होती है। शहर के निवासी डरे हुए हैं क्योंकि दुश्मन की सेना असीरियनों ने शहर को घेर लिया है। लोग बाजारों में इकट्ठा होकर चिंता जताते हैं। क्या हमारा शहर बचेगा? क्या हमारा धन, हमारा घर सुरक्षित रहेगा? लेकिन एक बूढ़ा योद्धा बंसी सामने आता है और कहता है, डरो मत, बेबीलोन की दीवारें हमें बचाएंगी। ये दीवारें सालों पहले बनाई गई थी, मजबूत और ऊंची, ताकि कोई दुश्मन उन्हें भेद न सके। कहानी बताती है कि हमला कई दिनों तक चलता है। दुश्मन तीर चलाते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें अटल रहती हैं। आखिरकार दुश्मन हार मान लेता है और बेबीलोन के लोग अपनी संपत्ति और जीवन की रक्षा कर पाते हैं। बंसी की कहानी का सबक गहरा है। जैसे बेबीलोन की दीवारें शहर की रक्षा करती हैं, वैसे ही तुम्हें अपने धन की रक्षा के लिए दीवारें बनानी होंगी। बिना सुरक्षा के तुम्हारा धन किसी भी हमले में, और चाहे वह आर्थिक संकट हो, धोखाधड़ी हो या गलत निवेश, नष्ट हो सकता है। थ्रिलर का ट्विस्ट। क्या आपके पास ऐसी दीवारें हैं जो आपके धन को बचा सके, या आप अपने धन को खुले में छोड़ रहे हैं जहां कोई भी उसे लूट सकता है? बेबीलोन की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा की प्रतीक है। यह अध्याय सिखाता है कि धन की रक्षा के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जैसे बेबीलोन ने सालों पहले दीवारें बनाई थी, वैसे ही आपको अपने धन के लिए सुरक्षा उपाय करने होंगे। ये उपाय क्या हो सकते हैं? आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड, अप्रत्याशित खर्चों के लिए जैसे नौकरी छूटना या मेडिकल इमरजेंसी। सुरक्षित निवेश जैसे बैंक एफडी, सरकारी बॉन्ड या म्यूचुअल फंड जो जोखिम कम करते हैं। बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या संपत्ति बीमा जो भविष्य को सुरक्षित करते हैं। जोखिम से बचाव, बिना सोचे समझे निवेश न करना और सलाह लेना। कहानी में बंसी बताता है कि बेबीलोन की दीवारें रातों रात नहीं बनी। इन्हें बनाने में समय, मेहनत और योजना लगी। उसी तरह आपकी वित्तीय दीवारें भी समय और अनुशासन मांगती है। अगर आज आपके जीवन में आर्थिक संकट आ जाए, जैसे नौकरी चली जाए या बड़ा खर्च आ जाए, तो क्या आपकी दीवारें आपको बचा पाएंगी? यह सिद्धांत आज की दुनिया में उतना ही लागू होता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को न केवल एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाया, बल्कि उसकी वित्तीय सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। एप्पल के पास हमेशा एक बड़ा कैश रिजर्व रहता है, एक तरह की वित्तीय दीवार जो कंपनी को आर्थिक संकटों से बचाती है। उदाहरण के लिए 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट में जब कई कंपनियां डूब गई, एप्पल ने अपने कैश रिजर्व के दम पर नई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे आईफोन और आईपैड, और मजबूत हुआ। भारत में बैंक फिक्स डिपॉजिट एफडी एक ऐसी वित्तीय दीवार है जो लाखों लोगों को सुरक्षा देती है। एफडी में निवेश करने वाले लोग जानते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है और ये निश्चित रिटर्न देता है। वॉरेन बफेट भी इस सिद्धांत पर चलते हैं। वे कहते हैं, नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाओ। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे हमेशा एक बड़ा कैश रिजर्व रखती है जो आर्थिक तूफानों से बचाता है। भारत में
रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को संकटों से बचाने के लिए हमेशा सुरक्षित निवेश और रिजर्व पर जोर दिया। बिल गेट्स का फाउंडेशन भी स्मार्ट निवेश और रिजर्व के साथ काम करता है ताकि दान का प्रभाव लंबे समय तक रहे। क्या आपने अपने धन के लिए ऐसी दीवार बनाई है या आपका पैसा असुरक्षित है? आज के समय में आर्थिक संकट कई रूपों में आ सकते हैं। महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता, मेडिकल इमरजेंसी या स्टॉक मार्केट का क्रैश। बेबीलोन की दीवारें हमें सिखाती हैं कि पहले से तैयारी जरूरी है। भारत में लोग अक्सर एफडी, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या गोल्ड में निवेश करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित है, लेकिन कई लोग अपने धन को असुरक्षित छोड़ देते हैं, जैसे सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देना या बिना बीमा के रहना। 2020 की कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि जिनके पास आपातकालीन कोष या बीमा था, वे संकट से बेहतर तरीके से निपट पाए। अगर कल आपकी आय रुक जाए, तो आप कितने दिन चल पाएंगे? क्या आपकी वित्तीय दीवारें मजबूत हैं? कहानी के अंत में बंसी शहरवासियों को समझाता है, बेबीलोन की दीवारें इसलिए बची क्योंकि हमने पहले से तैयारी की थी। तुम्हारा धन भी तभी बचेगा जब तुम पहले से उसकी रक्षा की योजना बनाओ। यह सिद्धांत हमें सिखाता है, एक पहले से तैयारी आपातकालीन कोष बनाएं ताकि संकट में आपके पास बैकअप हो। 2. सुरक्षित निवेश, जोखिम भरे निवेश से बचें और एफडी, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। 3. बीमा का महत्व, जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा आपके धन की दीवार है। 4. जोखिम प्रबंधन, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें ताकि एक नुकसान सब कुछ नष्ट न कर दे। कहानी में बेबीलोन की दीवारें सिर्फ शहर को नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को भी बचाती है। उसी तरह आपकी वित्तीय दीवारें आपको न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि मानसिक शांति भी देती है। अगर आपने अभी तक अपनी वित्तीय दीवारें नहीं बनाई, तो क्या आप अगले संकट के लिए तैयार हैं? सुरक्षा का महत्व, धन की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितना उसे कमाना। पहले से तैयारी, संकट से पहले दीवारें बनाएं, जैसे आपातकालीन कोष और बीमा। सबक, जोखिम से बचें और अपने धन को सुरक्षित रखें। यह अध्याय सिखाता है कि धन की रक्षा के लिए मजबूत वित्तीय दीवारें बनाना जरूरी है। बेबीलोन की दीवारों की तरह आपको अपने धन के लिए सुरक्षा की योजना पहले से बनानी होगी। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और भारत में एफडी जैसे निवेश इस सिद्धांत को जीते हैं। ये एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सेक्शन है जो आपको आर्थिक संकटों से बचने की कला सिखाता है। अगर कल आपके जीवन में आर्थिक संकट आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। कल्पना कीजिए एक रेगिस्तानी काफिला जहां ऊंटों की कतारें धूल भरे रास्तों पर चल रही है। इनके बीच तारकद है, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गुलाम था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, लेकिन अब आजाद और सम्मानित व्यापारी। उसकी कहानी ऐसी है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो कर्ज की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। क्या आपने कभी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल या दोस्तों के कर्ज के दबाव को महसूस किया है? यह अध्याय एक थ्रिलर की तरह है जहां तारकद की जिंदगी दांव पर है और वह कर्ज की गुलामी से आजादी की ओर बढ़ता है। उसका रहस्य, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली योजना, अपनी कमाई का 70% जीवन के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए और 10% बचत के लिए। क्या ये योजना आपके जीवन को बदल सकती है? वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे वॉरेन बफेट की कर्ज मुक्ति की रणनीति या भारत में आम आदमी की ईएमआई चुकाने की जद्दोजहद इस कहानी को और जीवंत बनाते हैं। सवाल यह है, कर्ज की गुलामी से मुक्ति कैसे पाए? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं। कहानियों,
ट्विस्ट और सबकों के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा है। ये उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो, होम लोन हो या दोस्तों से लिया गया उधार। पिछले अध्यायों में हमने बचत, निवेश और सुरक्षा की दीवारें बनाने की बात सीखी। अब तारकद हमें सिखाता है कि कर्ज से मुक्ति संभव है अगर आप अनुशासित योजना का पालन करें। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब भारत में लाखों लोग ईएमआई और लोन के जाल में फंसे हैं। वॉरेन बफेट जैसे लोग इस सिद्धांत पर चलकर कर्ज से बचे और भारत में आम आदमी भी इस तरह की योजना से अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो कर्ज की गुलामी और गहरी हो सकती है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, कहानियों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत तारकद की कहानी से होती है। तारकद एक गुलाम है जो कर्ज की वजह से बंधन में है। वह एक अमीर व्यापारी का गुलाम है जिसके लिए वो ऊंटों की देखभाल करता है। उसका जीवन कठिन है, दिन रात मेहनत, लेकिन कोई आजादी नहीं। वह सोचता है, क्या मैं हमेशा गुलाम रहूंगा? क्या कर्ज की ये जंजीरें कभी टूटेंगी? एक दिन वो अपने मालिक से बात करता है और पूछता है, मैं आजाद कैसे हो सकता हूं? मालिक हंसता है और कहता है, कर्ज चुकाओ और तुम आजाद हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं। तारकद निराश हो जाता है क्योंकि उसकी कमाई इतनी कम है कि वो मुश्किल से जी पाता है। कर्ज चुकाना तो दूर की बात। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। एक बुद्धिमान व्यापारी जो तारकद की मेहनत देखता है उसे सलाह देता है, कर्ज से मुक्ति का रास्ता है अपनी कमाई को बांटो। 70% अपने और परिवार के जीवन के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए और 10% बचत के लिए। तारकद को यह असंभव लगता है। वह सोचता है, मेरी कमाई तो पहले ही खत्म हो जाती है, बचत और कर्ज चुकाना कैसे संभव है? लेकिन वह इस योजना को आजमाने का फैसला करता है। थ्रिलर का सवाल, क्या तारकद इस योजना से अपनी जंजीरें तोड़ पाएगा या हमेशा गुलाम रहेगा? तारकद की योजना 70-20-10 नियम। तारकद अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटता है। एक 70% जीवन के लिए, इसमें खाना, कपड़े और बुनियादी जरूरतें शामिल हैं। वो अपने खर्चों को कम करता है, जैसे सस्ता भोजन और कम कपड़े। वो समझता है कि जरूरत और इच्छा में फर्क करना जरूरी है। 20% कर्ज चुकाने के लिए, हर बार जब उसे कमाई मिलती है वो 20% अपने मालिक को देता है, जिससे उसका कर्ज धीरे धीरे कम होता है। ये हिस्सा उसे सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो और खर्च कर सकता था। लेकिन वो अनुशासन रखता है। 3-10% बचत के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तारकद अपनी बचत को एक सुरक्षित जगह रखता है ताकि भविष्य में वह निवेश कर सके। ये बचत उसे आत्मविश्वास देती है कि वह एक दिन आजाद होगा। तारकद को कई बार प्रलोभन मिलता है। एक बार बाजार में उसे एक खूबसूरत गहना दिखता है और वह सोचता है, क्यों न इसे खरीद लूं। लेकिन वह रुकता है क्योंकि वह जानता है कि यह कर्ज चुकाने की उसकी योजना को बिगाड़ देगा। धीरे धीरे उसका कर्ज कम होता जाता है। वो अपने मालिक को नियमित भुगतान करता है और एक दिन मालिक उसे बुलाता है और कहता है, तारकद, तुमने अपना कर्ज चुका दिया, अब तुम आजाद हो। तारकद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुलामी से मुक्त हो चुका है, लेकिन वह रुकता नहीं। अपनी बचत का इस्तेमाल करके वह एक छोटा व्यापार शुरू करता है और जल्द ही वो बेबीलोन का एक सम्मानित ऊंट व्यापारी बन जाता है। अगर तारकद ने प्रलोभन को चुना होता तो क्या वह आजाद हो पाता? क्या आप अपने कर्ज के प्रलोभनों को रोक पाते हैं? तारकद की 70-20-10 योजना आज भी प्रासंगिक है। वॉरेन बफेट इस सिद्धांत पर चलते हैं। वे कहते हैं, कर्ज से बचो
और अगर कर्ज है तो उसे जल्दी चुकाओ। बफेट ने अपनी शुरुआती जिंदगी में कर्ज से बचने के लिए सख्त अनुशासन रखा और आज उनकी संपत्ति अरबों में है। भारत में लाखों लोग ईएमआई जैसे होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के बोझ तले दबे हैं, लेकिन जो लोग तारकद की तरह अनुशासित योजना बनाते हैं वे कर्ज से मुक्त हो पाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई लोग सेप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एफडी के जरिए बचत करते हैं ताकि कर्ज चुकाने के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित हो। बिल गेट्स ने भी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में कर्ज से बचे और कंपनी के कैश फ्लो को मजबूत रखा। भारत में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कर्ज मुक्त रखने के लिए स्मार्ट रणनीतियां अपनाई। अगर आप तारकद की तरह 70-20-10 नियम अपनाएं, तो क्या आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं? आज के भारत में कर्ज एक आम समस्या है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई ने लोगों को सुविधा दी है, लेकिन साथ ही गुलामी भी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023 तक भारत में रिटेल लोन जैसे होम लोन, ऑटो लोन 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। कई लोग अपनी पूरी सैलरी ईएमआई में खर्च कर देते हैं और बचत के लिए कुछ नहीं बचता। तारकद की 70-20-10 योजना एक व्यावहारिक समाधान है। 70% जीवन के लिए जरूरी खर्चों पर ध्यान दें, जैसे किराया, खाना और बिजली। अनावश्यक खर्च जैसे बार बार बाहर खाना या महंगे गैजेट्स काटे। और 20% कर्ज चुकाने के लिए हर महीने अपनी ईएमआई या लोन का भुगतान तय समय पर करें। अगर मुमकिन हो तो अतिरिक्त भुगतान करके ब्याज कम करें। 10% बचत के लिए यह हिस्सा भविष्य के लिए है। इसे एफडी, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश करें ताकि आपका धन बढ़े। भारत में कई लोग इस तरह की योजना अपनाकर कर्ज से मुक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होम लोन चुका रहा था ने अपनी सैलरी का 20% लोन चुकाने और 10% सिप में लगाया। कुछ सालों में उन्होंने न केवल लोन चुकाया बल्कि एक अच्छी बचत भी बनाई। क्या आप अपने कर्ज को तारकद की तरह अनुशासित तरीके से चुका सकते हैं या प्रलोभन में फंस जाएंगे? तारकद की कहानी हमें सिखाती है, एक अनुशासित योजना कर्ज चुकाने के लिए एक सख्त बजट बनाए। 70-20-10 नियम एक शुरुआत है। 2, प्रलोभन से बचे। नए कपड़े, गैजेट्स या छुट्टियों का लालच कर्ज को बढ़ा सकता है। 3, बचत का महत्व। कर्ज चुकाते समय भी बचत करें ताकि भविष्य में फिर से कर्ज न लेना पड़े। 4, आजादी का सपना। कर्ज मुक्ति आपको मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता देती है। कहानी के अंत में तारकद न केवल आजाद होता है बल्कि एक सफल व्यापारी बन जाता है। वो अपनी बचत को निवेश करता है और उसका व्यापार फलता फूलता है। ये हमें दिखाता है कि कर्ज से मुक्ति सिर्फ शुरुआत है, असली अमीरी तब आती है जब आप अपने धन को बढ़ाते हैं। अगर तारकद ने हार मान ली होती तो क्या वो आजाद हो पाता? क्या आप अपने कर्ज की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? एक कर्ज चुकाने की योजना। अपनी कमाई का 20% कर्ज चुकाने के लिए रखें ताकि धीरे धीरे बोझ कम हो। 2, स्वतंत्रता का मार्ग। कर्ज मुक्ति आपको आर्थिक और मानसिक आजादी देती है। 3, सबक। कर्ज से बाहर निकले, लेकिन अनुशासन और योजना के साथ। तारकद की कहानी सिखाती है कि कर्ज की गुलामी से मुक्ति संभव है अगर आप 70-20-10 जैसे अनुशासित नियम अपनाएं। वॉरेन बफेट, रतन टाटा और भारत में लाखों लोग इस सिद्धांत पर चलकर कर्ज से मुक्त हुए हैं। ये अध्याय एक प्रेरणादायक सेक्शन है जो आपको कर्ज से आजादी का रास्ता दिखाता है। क्या आपका कर्ज आपको गुलाम बनाए हुए है? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन खंडहर जहां पुरातत्वविद मिट्टी की टूटी फूटी पट्टियां खोजते हैं।
इन पट्टियों पर नक्काशी की गई है कुछ ऐसी बातें जो 4000 साल पहले बेबीलोन के लोग अपने धन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अमीरी के रहस्य हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। क्या ये प्राचीन नियम आज की डिजिटल दुनिया में, जहां स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और बजट ऐप्स का बोलबाला है, काम कर सकते हैं? ये अध्याय एक थ्रिलर की तरह है जहां प्राचीन और आधुनिक दुनिया का मिलन होता है। एक प्रोफेसर इन पट्टियों का अनुवाद करता है और पाता है कि बेबीलोन के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे आज के बजट ऐप्स या वॉरेन बफेट की रणनीतियां इस कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। सवाल यह है, क्या पुराने नियम आज काम करेंगे? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं, कहानियों, ट्विस्ट और सबकों के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक अनोखा हिस्सा है, क्योंकि ये प्राचीन बेबीलोन को आधुनिक दुनिया से जोड़ता है। पिछले अध्यायों में हमने अर्काद, तारकद और मैथोन से बचत, निवेश और कर्ज मुक्ति के सिद्धांत सीखे। अब ये अध्याय हमें दिखाता है कि ये नियम सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मिट्टी की पट्टियों पर लिखे गए कालातीत सत्य हैं। ये अध्याय एक काल्पनिक प्रोफेसर की कहानी के जरिए इन नियमों को आधुनिक संदर्भ में लाता है और हमें सिखाता है कि बेबीलोन की शिक्षाएं आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। आज के बजट ऐप्स जैसे मनी कंट्रोल या वॉलनट इन प्राचीन सिद्धांतों का डिजिटल रूप है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, कहानियों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत आधुनिक समय में होती है, जहां एक पुरातत्वविद प्रोफेसर और उनकी पत्नी बेबीलोन के खंडहरों से मिली मिट्टी की पट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये पट्टियां बेबीलोन के वित्तीय सिद्धांतों का खजाना है, जिनमें अर्काद के 7 इलाज और सोने के 5 नियम लिखे हैं। प्रोफेसर और उनकी पत्नी, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इन पट्टियों का अनुवाद शुरू करते हैं। वे पाते हैं कि ये नियम जैसे 10% बचत, खर्च नियंत्रण और निवेश तो उनके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। कहानी का पहला ट्विस्ट, प्रोफेसर और उनकी पत्नी अपनी जिंदगी में इन नियमों को लागू करने का फैसला करते हैं। वे अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू करते हैं, खर्चों को नियंत्रित करते हैं और सावधानी से निवेश करते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। वे कर्ज से मुक्त होते हैं और भविष्य के लिए बचत शुरू करते हैं। प्रोफेसर हैरान है कि 4000 साल पुराने नियम उनकी आधुनिक जिंदगी को बदल रहे हैं। अगर प्राचीन बेबीलोन के लोग इन नियमों से अमीर बने, तो क्या ये आपके लिए भी काम कर सकते हैं? क्या आप इन नियमों को आजमा सकते हैं, या आप इन्हें पुराना समझकर नजरअंदाज कर देंगे? मिट्टी की पट्टियां वही सिद्धांत दोहराती हैं जो हमने पहले सीखे, लेकिन इन्हें एक प्राचीन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये नियम है, एक 10% बचत, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाएं। 2 खर्च नियंत्रण, जरूरत और इच्छा में फर्क करें और बजट बनाएं। 3 निवेश करें, बचत को काम पर लगाएं ताकि वह बढ़े। 4 नुकसान से बचें, सलाह लें और जोखिम कम करें। 5 घर बनाएं, खुद का घर संपत्ति बनता है। 6 भविष्य सुरक्षित करें, बीमा और रिटायरमेंट प्लान बनाएं। 7 कमाई बढ़ाएं, नए कौशल सीखें। ये नियम वही हैं जो अर्काद ने 7 इलाजों में और कलाबाब ने सोने के 5 नियमों में सिखाए। लेकिन मिट्टी की पट्टियों का महत्व यह है कि वे इन सिद्धांतों को कालातीत बनाती हैं। प्रोफेसर की कहानी हमें दिखाती है कि ये नियम सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं, बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए है। अगर ये नियम इतने सरल और शक्तिशाली हैं, तो फिर लोग इन्हें क्यों नहीं अपनाते? प्रोफेसर की कहानी को आधुनिक संदर्भ में जोड़े और हम देखते हैं
कि ये नियम आज की दुनिया में कैसे काम करते हैं। आज के बजट ऐप्स जैसे मनी कंट्रोल, वॉलेट या यनाब, YNAB बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियों का डिजिटल रूप है। ये ऐप्स आपको अपनी कमाई को ट्रैक करने, खर्चों को नियंत्रित करने और बचत को निवेश करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट, वे 10% बचत और स्मार्ट निवेश के नियम पर चलते हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करती है, ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन के व्यापारी। और भारत में लाखों लोग PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, FD और SIP में निवेश करते हैं, जो बेबीलोन के निवेश नियम का आधुनिक रूप है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बढ़ाने के लिए सलाह और सुरक्षित निवेश पर भरोसा किया। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट को बनाते समय गेट्स ने खर्च नियंत्रण और भविष्य के लिए योजना बनाई, जो मिट्टी की पट्टियों के सिद्धांतों को दर्शाता है। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की संस्थापक, ने नए कौशल सीखकर और स्मार्ट निवेश करके भारत में बायोटेक्नोलॉजी का साम्राज्य बनाया। अगर प्रोफेसर ने इन पट्टियों को नजरअंदाज किया होता तो क्या उनकी जिंदगी बदल पाती? क्या आप अपने बजट को ट्रैक करते हैं या सिर्फ खर्च करते चले जाते हैं? आज की डिजिटल दुनिया में बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियां हमारे स्मार्टफोन में बदल गई है। बजट ऐप्स, निवेश प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा और रिटायरमेंट प्लानिंग टूल्स हमें वही सिद्धांत सिखाते हैं जो बेबीलोन के लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। भारत में जहां मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोग अपनी कमाई का प्रबंधन करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बजट ऐप्स, मनी कंट्रोल या वॉलेट आपको खर्चों को ट्रैक करने और 10% बचत करने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अरकाद सिखाता था। SIP और FD, भारत में लाखों लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं, जो बेबीलोन के निवेश नियम का पालन करते हैं। बीमा, जीवन और स्वास्थ्य बीमा आज बेबीलोन के भविष्य सुरक्षित करने के नियम का आधुनिक रूप है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर ये नियम इतने सरल और प्रभावी हैं, तो लोग इन्हें क्यों नहीं अपनाते? भारत में कई लोग अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं, बिना बचत या निवेश के। 2023 के एक सर्वे के अनुसार भारत में केवल 20% लोग नियमित रूप से बचत करते हैं, बाकी अपनी सैलरी खर्च कर देते हैं। क्या आप उन 20% में हैं या बाकी 80% में? क्या आप मिट्टी की पट्टियों की तरह अपने बजट को लिखते हैं? प्रोफेसर की कहानी और मिट्टी की पट्टियां हमें सिखाती है, एक कालातीत सिद्धांत, बेबीलोन के नियम बचत, खर्च नियंत्रण, निवेश और सुरक्षा आज भी काम करते हैं। योजना का महत्व, अपने वित्त को लिखित रूप में ट्रैक करें, जैसे बजट ऐप्स या डायरी। 2. अनुशासन, नियमों का पालन करने के लिए अनुशासन जरूरी है, जैसे प्रोफेसर ने किया। 3. आधुनिक अनुवाद, प्राचीन नियमों को आज के टूल्स जैसे ऐप्स और निवेश प्लेटफॉर्म के साथ लागू करें। कहानी के अंत में प्रोफेसर और उनकी पत्नी न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये नियम सिखाते हैं। वे समझते हैं कि बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियां सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन है। अगर आप इन नियमों को आजमाएंगे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है या आप इन्हें पुराना समझकर भूल जाएंगे? पुराने नियम आज भी मान्य, बेबीलोन के सिद्धांत और जैसे 10% बचत और निवेश आज भी प्रभावी है। आधुनिक अनुवाद, बजट ऐप्स और निवेश टूल्स इन नियमों का डिजिटल रूप है। सबक, कालातीत सिद्धांतों को अपनाएं और अपने वित्त को अनुशासित करें। ये अध्याय सिखाता है कि बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियां सिर्फ प्राचीन दस्तावेज नहीं, बल्कि अमीरी का रोड मैप है। इन्हें अपनाएं, जैसे प्रोफेसर ने किया, और अपनी जिंदगी बदले। वॉरेन बफेट, रतन टाटा और आज के बजट ऐप्स इन सिद्धांतों का जीता जागता सबूत है।
ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो प्राचीन और आधुनिक को जोड़ता है। क्या आप मिट्टी की पट्टियों की तरह अपने बजट को लिखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। कल्पना कीजिए, बेबीलोन की हलचल भरी सड़कों पर एक युवा शरू चल रहा है। उसकी जेब खाली है, लेकिन आंखों में सपने और दिल में मेहनत की आग है। लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई भाग्यशाली है, या उसकी मेहनत और दोस्तों की सलाह ने उसे बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी बनाया? ये अध्याय एक रोमांचक कहानी है जो हमें सिखाती है कि भाग्य कोई जादुई उपहार नहीं, बल्कि मेहनत, सीखने की ललक और सही लोगों की संगति का नतीजा है। क्या आप भी भाग्य की प्रतीक्षा में बैठे हैं, या उसे अपने हाथों से बना रहे हैं? इस थ्रिलर जैसी कहानी में शरू की यात्रा हमें प्रेरित करती है, जिसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण जैसे स्टीव जॉब्स की एप्पल टीम और भारत के स्टार्टअप्स इस सिद्धांत को जीवंत बनाते हैं। सवाल यह है, मेहनत भाग्य बनाती है या भाग्य मेहनत को? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं, कहानियों, ट्विस्ट और सबकों के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक प्रेरणादायक और समापन की ओर ले जाने वाला हिस्सा है। पिछले अध्यायों में हमने अरकाद के 7 इलाज, सोने के 5 नियम और कर्ज मुक्ति जैसे सिद्धांत सीखे। अब शरू की कहानी हमें दिखाती है कि मेहनत और सही सलाह से कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। ये अध्याय भाग्य की अवधारणा को चुनौती देता है और हमें सिखाता है कि सफलता मेहनत और सही लोगों की मदद से बनती है। आज की दुनिया में जहां स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी ने अवसरों की बाढ़ ला दी है, ये सिद्धांत और भी प्रासंगिक है। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और भारत के स्टार्टअप्स जैसे बायजूस या ओयो इस बात का सबूत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर शरू ने मेहनत नहीं की होती तो क्या वो भाग्यशाली कहलाता? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, कहानियों और सस्पेंस के साथ। अध्याय की शुरुआत शरू से होती है, जो बेबीलोन का एक साधारण युवा है। वह न तो अमीर है, न ही उसके पास कोई खास संसाधन है, लेकिन उसके पास एक चीज है, मेहनत करने की इच्छा और सीखने का जुनून। शरू एक गुलाम के रूप में काम करता है, ऊंटों की देखभाल करता है और जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो कुछ कारीगर, कुछ व्यापारी और उनकी बातें सुनता है। ये दोस्त बेबीलोन के उन लोगों में से हैं जो अरकाद की शिक्षाओं से प्रभावित है। वे शरू को बताते हैं, भाग्य वह नहीं जो आकाश से बरसता है, भाग्य वह है जो तुम अपनी मेहनत और सही सलाह से बनाते हो। शरू को एक अवसर मिलता है। एक व्यापारी उसे अपने काफिले में शामिल होने का मौका देता है, लेकिन इसके लिए उसे रात दिन मेहनत करनी होगी। शरू हिचकता है, काम कठिन है और उसे डर है कि वह नाकामयाब हो सकता है। लेकिन उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं, अवसर को पकड़ो, मेहनत करो और सलाह लो। शरू फैसला करता है कि वह कोशिश करेगा। वह काफिले में शामिल होता है, दिन रात मेहनत करता है और व्यापार के गुर सीखता है। धीरे धीरे वो व्यापार में माहिर हो जाता है और अपनी कमाई शुरू करता है। अगर शरू ने यह अवसर छोड़ दिया होता तो क्या वह बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी कहलाता? क्या आप अपने जीवन में ऐसे अवसरों को पकड़ते हैं? शरू की कहानी में 2 मुख्य तत्व हैं, मेहनत और दोस्तों की सलाह। वो अपने दोस्तों से अरकाद के सिद्धांत सीखता है। एक 10% बचत, वो अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू करता है, भले ही वह कम हो। 2 निवेश, वो अपनी बचत को छोटे छोटे व्यापारों में लगाता है, जैसे अनाज या कपड़े का व्यापार। 3 सलाह लेना, वो अनुभवी व्यापारियों से सलाह लेता है ताकि गलतियां ना हो। 4 कौशल सीखना, वो व्यापार के नए नए तरीके सीखता है, जैसे माल की कीमत तय करना और बाजार को समझना। शरू को कई बार असफलताएं मिलती हैं। एक बार उसका माल खराब हो जाता है
और वह नुकसान में चला जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने दोस्तों की सलाह पर वो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। वह एक छोटे व्यापारी से बेबीलोन के एक बड़े व्यापारी बन जाता है। लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन शरू जानता है कि उसका भाग्य उसकी मेहनत और दोस्तों की सलाह का नतीजा है। अगर शरू ने असफलता के बाद हार मान ली होती, तो क्या वो आज भी गुलाम होता? क्या आप असफलताओं से सीखते हैं या हार मान लेते हैं? शरू की कहानी आज की दुनिया में कई लोगों को दर्शाती है। स्टीव जॉब्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने एप्पल शुरू किया तो उनके पास न पैसा था न संसाधन, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी टीम जैसे स्टीव वोजनियाक और अन्यों ने उन्हें सफल बनाया। जॉब्स ने बार बार कहा, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैंने मेहनत की और सही लोगों की मदद ली। भारत में स्टार्टअप्स जैसे बायजूस, ओयो और फ्लिपकार्ट इस सिद्धांत को जीते हैं। बायजूस के संस्थापक बैजू रविंद्रन ने एक छोटे से कोचिंग सेंटर से शुरुआत की, लेकिन मेहनत और सही सलाह जैसे निवेशकों से ने उन्हें अरबों की कंपनी बनाया। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को मेहनत और अपनी टीम की मदद से खड़ा किया। वॉरेन बफेट भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम की सलाह को देते हैं। अगर जॉब्स या बैजू ने अपनी टीम की सलाह न मानी होती, तो क्या वे सफल होते? क्या आप अपने दोस्तों या मेंटर्स से सलाह लेते हैं? आज की दुनिया में जहां अवसरों की कमी नहीं, मेहनत और सही सलाह सफलता की कुंजी है। भारत में स्टार्टअप क्रांति इसका सबूत है। 2023 तक भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इनमें से कई जैसे जेरोधा, स्विगी या नायका मेहनत और टीम वर्क से बने हैं। लेकिन कई लोग भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन कोई लॉटरी लगेगी या कोई चमत्कार होगा। शरू की कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार मेहनत से होता है। उदाहरण के लिए, मेहनत बायजूस के बैजू रविंद्रन ने रात दिन पढ़ाया और टेक्नोलॉजी को अपनाया। टीम वर्क, ओयो के रितेश अग्रवाल ने निवेशकों और मेंटर्स की सलाह से कंपनी बनाई। सीखना, जेरोधा के नितिन कामत ने स्टॉक मार्केट सीखा और सलाह ली। भारत में जहां मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोग नए कौशल सीखकर और सही सलाह लेकर अपने भाग्य को बदल रहे हैं। क्या आप अपने अवसरों का इंतजार कर रहे हैं या मेहनत से उन्हें बना रहे हैं? शरू की कहानी हमें सिखाती है, एक मेहनत आधार है, भाग्य मेहनत का फल है, न कि जादू। टीम और सलाह, सही लोगों की मदद और सलाह से सफलता मिलती है। 2, असफलता से सीखें। हर असफलता एक सबक है। अगर आप हार नहीं मानते, 3 कौशल विकसित करें। नए कौशल और ज्ञान आपको आगे ले जाते हैं। कहानी के अंत में शरू बेबीलोन का एक सम्मानित व्यापारी बन जाता है। लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाग्य मेरी मेहनत और मेरे दोस्तों की सलाह है। यह हमें दिखाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि मेहनत और सही निर्णयों का परिणाम है। अगर शरू ने मेहनत छोड़ दी होती, तो क्या वह भाग्यशाली कहलाता? क्या आप अपने भाग्य को बनाने के लिए तैयार हैं? मेहनत, भाग्य का आधार मेहनत है, न कि संयोग। टीम वर्क, सही सलाह और मदद से सफलता मिलती है। सबक, काम से सफलता बनती है, इंतजार से नहीं। शरू की कहानी सिखाती है कि मेहनत और सही सलाह आपको भाग्यशाली बना सकती है। स्टीव जॉब्स, बैजू रविंद्रन और भारत के स्टार्टअप्स इस सिद्धांत को जीते हैं। ये अध्याय एक प्रेरणादायक सेक्शन है जो आपको अपने भाग्य को बनाने की शक्ति देता है। क्या आप भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं या उसे अपनी मेहनत से बनाते हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन शहर जो रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान की तरह उभरता है। इसकी सड़कें व्यापारियों से गुलजार है,
नदियां जीवन देती हैं और ऊंची दीवारें इसे दुश्मनों से बचाती हैं। ये बेबीलोन है एक ऐसा शहर जो न केवल अपने वैभव के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी वित्तीय समझ और समृद्धि के लिए भी। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का समापन है, जो हमें बेबीलोन के इतिहास की एक झलक देता है और बताता है कि कैसे इस शहर ने दुनिया को धन प्रबंधन के कालातीत सिद्धांत दिए। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन शहर की कहानी है या इसमें आज के लिए भी सबक छिपे हैं? ये अध्याय एक थ्रिलर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा की तरह है, जो हमें प्राचीन बेबीलोन की समृद्धि और उसकी शिक्षाओं से जोड़ता है। वास्तविक जीवन में बेबीलोन की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन, मेहनत और सही योजना से कोई भी व्यक्ति या समाज अमीर बन सकता है। सवाल यह है, क्या आप बेबीलोन के इतिहास से सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? आइए इस अध्याय के रहस्यों को खोलते हैं, इतिहास, सबको और प्रेरणा के साथ। ये अध्याय द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का अंतिम हिस्सा है, जो किताब को एक ऐतिहासिक संदर्भ देता है। पिछले अध्यायों में हमने अर्काद, तारकद, शरु और अन्य पात्रों से धन प्रबंधन के सिद्धांत और जैसे बचत, निवेश, कर्ज मुक्ति और मेहनत का सीखे। अब ये अध्याय हमें बेबीलोन शहर की पृष्ठभूमि देता है, जो इन सिद्धांतों का जन्म स्थान था। यह हमें दिखाता है कि बेबीलोन की समृद्धि कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, व्यापार और वित्तीय अनुशासन का परिणाम थी। आज की दुनिया में जहां भारत जैसे देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं, बेबीलोन की कहानी हमें प्रेरित करती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर बेबीलोन जैसे समृद्ध शहर का पतन हो सकता है, तो क्या हमारी आधुनिक समृद्धि भी खतरे में है? आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें, इतिहास और सबकों के साथ। अध्याय की शुरुआत बेबीलोन के वैभवशाली अतीत से होती है। बेबीलोन, जो आज के इराक में फरात नदी के किनारे बसा था, प्राचीन दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। यह लगभग 4000 साल पहले अपने चरम पर था। इसकी विशेषताएं थी। स्थान, फरात नदी ने इसे उपजाऊ भूमि दी, जिससे खेती और व्यापार फला खुला। व्यापार, बेबीलोन व्यापार का केंद्र था, जहां मिस्र, भारत और फारस से व्यापारी माल लाते थे, जैसे मसाले, रेशम और अनाज। वास्तुकला, शहर की ऊंची दीवारें, जिन्हें पिछले अध्याय में देखा, और हैंगिंग गार्डन्स, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माने जाते हैं, इसकी शान थे। वित्तीय प्रणाली, बेबीलोन में प्राचीन बैंकिंग प्रणाली थी, जहां लोग कर्ज लेते और निवेश करते थे। मिट्टी की पट्टियों पर हिसाब किताब लिखा जाता था, जो आज के बही खातों का प्रारंभिक रूप था। कहानी बताती है कि बेबीलोन की समृद्धि का राज इसके लोगों की मेहनत, व्यापार की समझ और वित्तीय अनुशासन था। शहर के लोग जैसे अर्काद, मैथोन और तारकद साधारण थे, लेकिन उन्होंने बचत, निवेश और सलाह जैसे सिद्धांतों को अपनाकर अमीरी हासिल की। बेबीलोन की दीवारें न केवल शहर को दुश्मनों से बचाती थी, बल्कि ये भी प्रतीक थी कि अनुशासित समाज ही समृद्ध होता है। अगर बेबीलोन इतना समृद्ध था, तो फिर उसका पतन क्यों हुआ? क्या हमारी आधुनिक दुनिया भी उसी रास्ते पर है? यह अध्याय बेबीलोन की समृद्धि के पीछे के सिद्धांतों को संक्षेप में दोहराता है, जो किताब के मुख्य सबक है। 1. बचत, हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10% बचाता था, जैसा कि अर्काद ने सिखाया। 2. निवेश, बचत को व्यापार और संपत्ति में लगाया जाता था ताकि धन बढ़े। 3. सलाह और सावधानी, लोग अनुभवी व्यापारियों से सलाह लेते थे और जोखिम से बचते थे। 4. मेहनत और कौशल, बेबीलोन के लोग नए कौशल सीखते थे, जैसे शरु ने किया। 5. सुरक्षा,
दीवारों और वित्तीय योजनाओं जैसे बीमा से भविष्य सुरक्षित करते थे। 6 कर्ज मुक्ति। तारकत की तरह लोग कर्ज से मुक्त होने के लिए अनुशासित योजना बनाते थे। ये सिद्धांत बेबीलोन को समृद्ध बनाते थे और इन्हीं की वजह से शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बेबीलोन का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि समय के साथ लोग अनुशासन भूल गए। उन्होंने मेहनत छोड़ दी, लालच में गलत निवेश किए और कर्ज के जाल में फंस गए। ये हमें सिखाता है कि समृद्धि बनाए रखने के लिए निरंतर अनुशासन जरूरी है। क्या आपकी वित्तीय आदतें आपको बेबीलोन की तरह समृद्ध बनाएंगी या उसके पतन की तरह नष्ट करेंगी? बेबीलोन की कहानी आज की दुनिया में कई तरह से प्रासंगिक है। आधुनिक शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई या सिंगापुर बेबीलोन की तरह व्यापार और वित्त के केंद्र हैं। भारत में मुंबई को अक्सर भारत का बेबीलोन कहा जाता है क्योंकि यह देश का वित्तीय केंद्र है। यहां के लोग, स्टॉक ब्रोकर, उद्यमी और आम आदमी बेबीलोन के सिद्धांतों को अपनाकर समृद्ध हो रहे हैं। वॉरेन बफेट, उनकी निवेश रणनीति अब बचत, सलाह और दीर्घकालिक निवेश बेबीलोन के नियमों को दर्शाती है। और भारत के स्टार्टअप्स बायजूस, जेरोधा और ओयो जैसे स्टार्टअप्स मेहनत और सलाह से बने, ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन के व्यापारी। रतन टाटा, टाटा ग्रुप की सफलता अनुशासन और सुरक्षित निवेश का परिणाम है। स्टीव जॉब्स, एप्पल की समृद्धि मेहनत, नवाचार और वित्तीय अनुशासन से आई। भारत में पीपीएफ, एफडी और सिप जैसे निवेश बेबीलोन की बचत और निवेश की परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन कई लोग बेबीलोन के पतन की तरह गलतियां करते हैं। अनावश्यक खर्च, कर्ज और बिना सलाह के निवेश। क्या आप बेबीलोन की समृद्धि को अपनाएंगे या उसके पतन से सबक लेंगे? आज की दुनिया में बेबीलोन के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं। भारत में जहां मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, लोग बचत और निवेश की ओर ध्यान दे रहे हैं। 2023 के एक सर्वे के अनुसार भारत में सिप निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है, जो दर्शाता है कि लोग बेबीलोन के 10% बचत नियम को अपना रहे हैं। लेकिन साथ ही क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की बढ़ती लोकप्रियता बेबीलोन के पतन की याद दिलाती है। अगर लोग अनुशासन छोड़ देते हैं तो आर्थिक संकट जैसे 2008 का वैश्विक मंदी या 2020 की कोविड-19 महामारी उनकी समृद्धि को नष्ट कर सकता है। क्या आपकी वित्तीय योजना बेबीलोन की दीवारों जितनी मजबूत है या ये पतन की ओर जा रही है? यह अध्याय हमें बेबीलोन की समृद्धि और पतन से निम्नलिखित सबक सिखाता है। 1. अनुशासन। समृद्धि के लिए बचत, निवेश और खर्च नियंत्रण जरूरी है। 2. मेहनत। बेबीलोन के लोग मेहनत और कौशल से अमीर बने, जैसे शुरू। 3. सुरक्षा। दीवारों और बीमा जैसी योजनाएं भविष्य को सुरक्षित करती है। 4. पतन से बचाव। लालच, कर्ज और अनुशासनहीनता से बचे, वरना समृद्धि नष्ट हो सकती है। 5. सीखना। इतिहास से सीखें और गलतियों को दोहराने से बचें। कहानी के अंत में बेबीलोन की समृद्धि हमें प्रेरित करती है, लेकिन उसका पतन हमें चेतावनी देता है। यह अध्याय किताब को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है और हमें याद दिलाता है कि सिद्धांतों का पालन करके हम अपनी समृद्धि बना सकते हैं। बेबीलोन का पतन हुआ, लेकिन क्या आप अपने जीवन में समृद्धि को बरकरार रख सकते हैं? इतिहास। बेबीलोन की समृद्धि मेहनत, व्यापार और अनुशासन की कहानी है। सबक। इतिहास से सीखें और वित्तीय अनुशासन अपनाएं। बेबीलोन का इतिहास सिखाता है कि समृद्धि अनुशासन और मेहनत से आती है, लेकिन लालच और अनुशासनहीनता इसे नष्ट कर सकती है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाएं।
जैसे ही आप द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना करें। बेबीलोन की सुनहरी सड़कें, जहां अरकाद जैसे साधारण लोग मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट वित्तीय फैसलों से अमीर बने। ये किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको दिखाता है कि धन आपके नियंत्रण में है। चाहे आप भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो, ईएमआई के बोझ तले दबे हो, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, ये किताब एक प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन है। ये कहती है, आप भी अमीर बन सकते हैं अगर आप बचत करें, निवेश करें और मेहनत करें। यह समापन एक भावुक नोट है जो आपको न केवल प्रेरित करता है, बल्कि ये विश्वास दिलाता है कि आपका जीवन बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन ने प्राचीन दुनिया को बदला। सवाल यह है, क्या आप आज से शुरुआत करने को तैयार हैं? आइए इस प्रेरणादायक समापन को विस्तार से समझें, किताब के मुख्य सबको वास्तविक जीवन के उदाहरणों और एक थ्रिलर जैसी भावना के साथ। धन आपके नियंत्रण में है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की हर कहानी अरकाद की 7 इलाजों से लेकर शुरू की मेहनत तक एक ही सत्य की ओर इशारा करती है। धन भाग्य, जम या चमत्कार से नहीं आता। ये अनुशासन, मेहनत और सही फैसलों का परिणाम है। बेबीलोन के लोग कोई जादूगर नहीं थे। वे साधारण कारीगर, व्यापारी और मजदूर थे जिन्होंने वित्तीय सिद्धांतों को अपनाकर असाधारण समृद्धि हासिल की। ये किताब आपको एक भावुक संदेश देती है, आपके पास भी वही शक्ति है। आपकी जेब खाली हो सकती है, कर्ज का बोझ हो सकता है या भविष्य अनिश्चित लग सकता है, लेकिन बेबीलोन के सिद्धांत आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये एक थ्रिलर का क्लाइमैक्स है, वो पल जब नायक आप को एहसास होता है कि जीत उसके हाथ में है, बशर्ते वो कदम उठाए। अगर आप आज कदम नहीं उठाते तो क्या आपका भविष्य वही रहेगा? यह समापन किताब के सभी सिद्धांतों को एक साथ बांधता है और हमें याद दिलाता है कि धन कमाना, बचाना और बढ़ाना एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। आइए इन सिद्धांतों को संक्षेप में देखें। 1. बचत 10% नियम। अरकाद ने सिखाया कि अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाएं। ये धन की नींव है, जैसे बेबीलोन की दीवारें। 2. खर्च नियंत्रण, जरूरत और इच्छा में फर्क करें। बजट बनाएं और अनावश्यक खर्च काटें। 3. निवेश, अपनी बचत को काम पर लगाएं ताकि वह आपके लिए और धन पैदा करे। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ काम करता है। 4. नुकसान से बचाव, सलाह ले और बिना समझे जोखिम न ले। मैथोन की तरह सावधानी से उधार दे। 5. सुरक्षा, आपातकालीन कोष, बीमा और सुरक्षित निवेश जैसे एफडी आपकी वित्तीय दीवारें हैं। 6. कर्ज मुक्ति, तारकद की 70-20-10 योजना। 70% जीवन, 20% कर्ज, 10% बचत से कर्ज की गुलामी से मुक्त हो। 7. मेहनत और कौशल, शुरू की तरह मेहनत करें और नए कौशल सीखें। भाग्य मेहनत से बनता है। 8. इतिहास से सीख, बेबीलोन की समृद्धि और पतन हमें अनुशासन की अहमियत सिखाता है। ये सिद्धांत सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं थे, ये कालातीत है और आज की दुनिया में उतने ही प्रासंगिक है। भारत में जहां मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, ये नियम लाखों लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता खोल सकते हैं। क्या आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे या इन्हें सिर्फ कहानी समझकर भूल जाएंगे? यह किताब हमें प्रेरित करती है कि बेबीलोन के सिद्धांत आधुनिक दुनिया में भी काम करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, बफेट ने बेबीलोन के सिद्धांतों 10% बचत, सलाह लेना और दीर्घकालिक निवेश को अपनाकर अरबों कमाए।
वे कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो, जो अरकाद के पहले इलाज का आधुनिक रूप है। स्टीव जॉब्स। एप्पल की शुरुआत एक गैरेज में हुई, लेकिन जॉब्स की मेहनत, उनकी टीम जैसे स्टीव वोजनियाक और वित्तीय अनुशासन ने इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया। ये शुरू की कहानी जैसा है। और भारत के स्टार्टअप्स, बायजूस के बैजू रविंद्रन, ओयो के रितेश अग्रवाल और जेरोधा के नितिन कामत ने मेहनत, सलाह और स्मार्ट निवेश से अपने भाग्य बनाए। ये बेबीलोन के व्यापारियों की तरह है। रतन टाटा। टाटा ग्रुप की सफलता अनुशासन, सुरक्षित निवेश और दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। टाटा ने कर्ज से बचने और संपत्ति निर्माण पर जोर दिया, जैसा कि अरकाद सिखाता है। अजीम प्रेमजी। विप्रो के संस्थापक ने सलाह और मेहनत से कंपनी बनाई और उनकी स्मार्ट दान नीति मैथोन की उधार देने की कला को दर्शाती है। और आम आदमी। भारत में लाखों लोग सिप, एफडी और पीपीएफ में निवेश करके बेबीलोन के सिद्धांतों को अपनाते हैं। जो लोग ईएमआई को अनुशासित तरीके से चुकाते हैं, वे तारकत की तरह कर्ज मुक्ति पाते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि बेबीलोन के नियम आज भी जीवित है। चाहे आप एक स्टार्टअप शुरू करें, सैलरी से बचत करें या कर्ज चुकाएं, ये सिद्धांत आपको अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। अगर वॉरेन बफेट या बैजू रविंद्रन ने मेहनत और अनुशासन छोड़ दिया होता, तो क्या वे आज यहां होते? क्या आप उनके रास्ते पर चल सकते हैं? यह किताब का समापन एक भावुक नोट पर होता है। यह आपको झकझोरता है और कहता है, आपके पास शक्ति है, आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अभी कदम उठाना होगा। बेबीलोन के लोग साधारण थे, फिर भी उन्होंने दुनिया को बदला। आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब आपको एक चुनौती देती है। आज से बचत शुरू करें। अपनी अगली सैलरी का 10% अलग रखें, चाहे वो 500 रुपए हो या 50,000। शुरू करें और खर्च नियंत्रित करें। एक बजट ऐप डाउनलोड करें, जैसे मनी कंट्रोल या वॉलेट, और अपने खर्चों को ट्रैक करें। निवेश करें। अपनी बचत को एफडी, सिप या अन्य सुरक्षित विकल्पों में लगाएं। कंपाउंडिंग का जादू देखें। कर्ज से मुक्त हो। अगर आप कर्ज में हैं, तो तारकत की 70-20-10 योजना अपनाएं। मेहनत करें। एक नया कौशल सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग, जो आपकी कमाई बढ़ाए। इतिहास से सीखें। बेबीलोन के पतन को याद करें और लालच या अनुशासनहीनता से बचें। यह समापन आपको भावुक करता है, क्योंकि ये आपको अपने सपनों की याद दिलाता है। शायद आप एक घर खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, या रिटायरमेंट में शांति चाहते हैं। बेबीलोन के सिद्धांत इन सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? क्या आप अपने भविष्य को बेबीलोन की तरह समृद्ध बनाएंगे या उसके पतन की तरह नष्ट होने देंगे? भारत में, जहां आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्ज और खर्च की संस्कृति भी बढ़ रही है, ये किताब एक मार्गदर्शक है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में रिटेल लोन 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं और केवल 20% लोग नियमित बचत करते हैं। लेकिन जो लोग बेबीलोन के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जैसे सिप में निवेश, कर्ज चुकाना या नए कौशल सीखना, वे वित्तीय स्वतंत्रता पा रहे हैं। भारत के स्टार्टअप्स जैसे बायजूस या जेरोधा और व्यक्तिगत निवेशक जैसे एफडी और पीपीएफ में निवेश करने वाले बेबीलोन की विरासत को जी रहे हैं। क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? एक धन आपके नियंत्रण में। आपका भविष्य आपके फैसलों पर निर्भर है, न कि भाग्य पर। 2. अनुशासन और मेहनत।
बेबीलोन के लोग मेहनत और अनुशासन से अमीर बने और आप भी बन सकते हैं। 3 छोटी शुरुआत, 10% बचत जैसे छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। 4 आज शुरू करें, इंतजार न करें, हर दिन एक नया अवसर है। 5 सपनों को हकीकत बनाएं। बेबीलोन की तरह आप भी अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। कहानी का अंत एक भावुक संदेश के साथ होता है। बेबीलोन ने दुनिया को दिखाया कि साधारण लोग असाधारण बन सकते हैं। अब आपकी बारी है। ये किताब आपको एक नक्शा देती है, लेकिन रास्ता आपको चलना है। आपका जीवन एक खाली किताब है, क्या आप इसे बेबीलोन की तरह समृद्ध कहानियों से भरेंगे? धन आपके हाथ में, बचत, निवेश और मेहनत से आप अमीर बन सकते हैं। प्रेरणा, बेबीलोन के साधारण लोग दुनिया बदल गए और आप भी बदल सकते हैं। सबक, अनुशासन और कार्रवाई से सपने हकीकत बनते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे बड़ा संदेश है कि धन आपके नियंत्रण में है। अर्काद, तारकद और शरू की तरह आप भी बचत, निवेश और मेहनत से अपने जीवन को बदल सकते हैं। शुरू करें आज से, अभी से। क्या आप आज से बेबीलोन के सिद्धांतों को अपनाकर अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे? अपनी योजना कमेंट्स में साझा करें। पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या यह सिर्फ जीविका का साधन है जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है? क्या यह स्टेटस का प्रतीक है जो समाज में आपकी हैसियत दिखाता है? या क्या यह स्वतंत्रता का रास्ता है जो आपको अपने सपनों को जीने की आजादी देता है? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि आपके भविष्य को आकार देने की शक्ति है। तो आपके लिए पैसा क्या है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। और यह था क्विक रीड्स पर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का विस्तृत और प्रेरणादायक सारांश। इस किताब ने हमें धन, मेहनत और अनुशासन के कालातीत सिद्धांत सिखाए, अर्काद की बचत से लेकर शरू की मेहनत तक। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप बेबीलोन के कौन से सिद्धांत आज से अपनाने जा रहे हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ क्विक रीड्स पर।